Assalamu alaikum and Ramzan Mubarak. Welcome back with another episode, another guest. Today we have Ma'am Fazia again with us. She is a registered pharmacist at Iqra University Islamabad campus. She's serving as a senior lecturer. Welcome back, ma'am. थैंक यू सो मच। मैम आपने हमें लास्ट टाइम इतनी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें बताई थी कि मैंने सजेस्ट किया कि आपको दोबारा बुलाया जाए ताकि आपसे कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। थैंक यू सो मच सुंदर। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैम आज जिस टॉपिक पे मैंने आपको बात करने के लिए बुलाया है वो है गट हेल्थ, डाइजेशन एंड फास्टिंग। ओके। और इस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर मी जैसे आपने मुझे पहले किया। इंशाल्लाह। मैम सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि फास्टिंग जो है वो गट मोटिलिटी को या डाइजेस्टिव हार्मोन्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, क्या इफेक्ट डालती है? अच्छा, गट हेल्थ की बात करें तो मेजरली लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि गट की हेल्थ चेंज होती है रमज़ान में, और वो रीज़न उसकी यही है कि हमारा खाने का टाइम चेंज हो जाता है और एक रिस्ट्रिक्टिव टाइमिंग में आप जा रहे होते हैं खाने के लिए। तो अगर हम बात करें कि गट हेल्थ कैसे चेंज हो रही है रमज़ान में, तो पहले आपको लगेगा कि मेरी गट हेल्थ स्लो हो चुकी है, यानी गट की मूवमेंट स्लो हो गई है, या आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह फील होना शुरू हो जाएगी। तो स्लोली और ग्रेजुअली गट अपने आप को चेंज कर रही होती है इस टाइमिंग के लिहाज से या रमज़ान के लिहाज से, अब इस फास्टिंग को अडॉप्ट कर रही होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता गट इम्प्रूव होती है, और ये जो आपको स्लो डाउन महसूस हो रहा होता है वो एक्चुअली स्लो डाउन नहीं है, वो आपकी गट की सफाई हो रही होती है। तो हम जिसको कहते हैं ना गट डिटॉक्स, तो ये फास्टिंग आपकी गट डिटॉक्स की तरफ लेके जाती है आपको। ठीक है, रोज़े के दौरान हमारे हाजमे पर या हार्मोन्स पर ये सारा कुछ अफेक्ट आ रहा होता है जो आप बता रहे हैं। ठीक है मैम, आप मुझे ये बताएं कि क्या रोज़े से जो हमारी गट की लाइनिंग होती है उसको क्या नुकसान होता है? रोज़े से गट लाइनिंग बेहतर हो जाती है। अब गट लाइनिंग है क्या? आपके माउथ से लेके आपके एनस तक यहाँ पे पूरी लाइनिंग मौजूद है, 2 से 3 लाइंस मौजूद है। अगर हम सबसे अंदर की तरफ की लाइनिंग बात करें म्यूकस की, ठीक है, म्यूकस आपकी गट को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम योर एसिड, फ्रॉम योर फूड, अगर बैक्टीरिया आ गया है उसके इनगल्फ होने से। बात कही जाए कि कैसे इम्प्रूव होती है गट लाइनिंग, तो जब आप फास्टिंग में जाते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। हाँ, अगर आपने स्पाइसी फूड लिया है तो ऑफ कोर्स वो आपकी गट की हेल्थ को बेहतर नहीं कर पाएगा, बट अगर आप मॉडरेट खाना ले रहे हैं और हेल्दी फूड ले रहे हैं तो वो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी जो इन्फ्लेमेशन है उसको रिड्यूस करता है, कोई भी इन्फेक्शन है उसको उस प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको बेहतर तरफ लेके जाता है। मैम आपने लास्ट सेगमेंट में हमें बताया था कि सहरी में क्या क्या होना चाहिए, क्विक प्लेट आपने हमें सहरी की बताई थी। अब एक दोबारा से मुझे बताएं कि अच्छे हाजमे के लिए सहरी में क्या क्या होना चाहिए? अच्छे हाजमे के लिए अगर हम बात करें तो सहरी में वो आइटम्स जिसमें कार्बोहाइड्रेट, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, या जिसको हम बोलते हैं लो ग्लूकोज इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स, वो कौन से हैं? होल ग्रेन्स जैसे बार्ले है, जैसे ओट्स हैं, आप उनका पोरिज बना सकते हैं, आप उनका आटा बना के उसकी रोटी भी बना सकते हैं। ओट्स की रोटी आपने बना ली तो पोरिज आपको हेल्प करता है, आपकी गट को इम्प्रूव करता है। साथ ही अगर आपने उसमें चिया सीड्स डाल दिए आप, या किनवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। फिर आपने इस्पगोल हस्क अगर आप यूज़ कर रहे हैं, इस्पगोल डाल दें तो वो भी आपकी गट को इम्प्रूव करता है और गट को क्लीन करता है। बिल्कुल ठीक है मैम, सहरी की बातें तो हो गई। अब मुझे आप ये बताइए कि इफ्तार के पहले के 20 मिनट जब हमें बहुत भूख लग रही होती है और हम बस इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रोज़ा कब खुले, वो हम ये ना सोचते हुए कि हम खाने में क्या खाने वाले हैं, वो 20 मिनट हम रोज़े के कैसे गुजारें? ऑडियंस से ये मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे मगरिब की अजान आती है और आप फ़ौरन गल्प करना स्टार्ट करते हैं, विच इज़ बैड। उससे क्या होगा कि आपका जो स्टमक है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कुछ लोगों को इससे वॉमिट तक हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा पानी ले लें, 1 से 2 खजूर ले लें, वो खाएं, अच्छे से च्यू करके आप वो ले लें। उसके बाद
जो इम्पॉर्टेंट जो मेजर स्टेप है वो है पॉज या ब्रेक। वो क्यों दी जाती है कि आपके स्टमक को, आपके गट को पता चले कि हाँ जी अब खाना आ रहा है, अब इसको डाइजेस्ट करना है, तो एंजाइम्स रिलीज़ करने हैं। उन एंजाइम रिलीज़ के होने का वेट करना चाहिए। तो 5 से 10 मिनट अगर आप वेट करेंगे, उसके बाद आप हल्का फुल्का खाना शुरू करें, फ्रूट चाट ले लें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि विदाउट क्रीम, फिर से वही बात कि आप कैलोरी इनटेक को भी ध्यान में रखें। यूजुअली कहा जाता है कि जब आप रोज़ा खोलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स यूज़ करें ड्यूरिंग द रमज़ान टाइम। तो ऐसी कौन सी फाइबर्स है जो हमें अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करनी चाहिए? अच्छा, फाइबर्स 2 तरह के हैं, सॉल्युबल फाइबर्स, इनसॉल्युबल फाइबर्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें जिस तरह वीट है, गंदम का आटा है, उसमें सॉल्युबल फाइबर्स भी हैं और इनसॉल्युबल फाइबर्स भी हैं। फिर हम बात करें इसबगोल हस्क की, वो आपका इनसॉल्युबल फाइबर है। फिर आपको कुछ इनसॉल्युबल फाइबर्स आपके वेजिटेबल्स से भी मिल जाते हैं। तो दोनों फाइबर्स का होना मस्ट है, सॉल्युबल फाइबर्स भी, इनसॉल्युबल फाइबर्स भी। इसीलिए हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की, कि आपकी बैलेंस डाइट वो हो जिसमें आपका प्रोटीन भी मौजूद हो। और अगर फाइबर्स के लिहाज से बात करें तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर्स मौजूद होने चाहिए। तो आपने चिया सीड्स लेने हैं, इसबगोल हस्क लेना है, किनवा लेना है, आप होल व्हीट लें, उससे आपके फ़ाइबर्स कंप्लीट होंगे। तो फिर अगर फ़ाइबर्स कंप्लीट होंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ओके मैम, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फूड के जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वर्सेस सप्लीमेंट्स, तो प्रोबायोटिक्स का क्या रोल है हमारी डाइट के अंदर? प्रोबायोटिक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर गट हेल्थ और ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। इस तरह मैं आपसे बात करूँगी नॉर्मल फ्लोरा की। नॉर्मल फ्लोरा गट हेल्थ में मौजूद है। गट के अंदर आपके बहुत सारे बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो आपको डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे ही आपकी गट हेल्थ ख़राब होती है, मीन्स कि आपके ये जो बैक्टीरिया हैं उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि आप साथ ही साथ प्रोबायोटिक्स लें। प्रोबायोटिक्स क्या है कि वो बैक्टीरिया आप बाहर से इनगल्फ करते हो, यानी आप कैप्सूल्स की फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में वो आप इनगल्फ करते हो, वो आपकी गट हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे कौन से गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें अपनी डाइट में लेने चाहिए? मतलब वो कौन सी ऐसी डाइट है जिससे हमें गुड बैक्टीरिया मिल सकता है? यस, अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट में सबसे मेजर आपके पास योगर्ट है, विच इज़ वेरी गुड, कि आप उसमें प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं, ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो आपकी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। फिर मैं आपको एक रेसिपी बताती हूँ। अगर आप इस रेसिपी को बोला जाता है फर्मेंटेड राइस। फर्मेंटेड राइस बनाए कैसे जाते हैं? आप बॉईल करें राइस को, उसमें कुछ भी ना डालें, नमक सिर्फ, और वो आप रात को मिट्टी के बर्तन के अंदर रख दें, उसको ढाँप के रख देंगे। सुबह के टाइम आप उसमें, अगर आपको स्पाइसेस अच्छे लगते हैं तो थोड़े से स्पाइसेस के साथ आप उसका तड़का लगाएं और वो आप ले लें। वो आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करेंगे, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी बेटर करेंगे और आपके मल्टीविटामिन्स के तौर पे भी वो इफ़ेक्टिव होगा। तो अगर हम बात करें ये हमारे फूड के लिहाज से, तो फर्मेंटेड राइस, फर्मेंटेड पिकल्स, बट जिनके अंदर सॉल्ट कम हो, और इसके अलावा योगर्ट है जो आपको प्रोबायोटिक के तौर पे एक्ट करती है, अनियन और लहसुन, ये आपको जो है ना वो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल ठीक है मैम, आप मुझे थोड़ी सी बात बताएं इस बारे में कि डाइजेस्टिव एंजाइम के जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो लोग लेते हैं वो कब मुनासिब होते हैं लेना? मतलब कैसे उन्हें लेना चाहिए और किस टाइम लेना चाहिए? अच्छा, अगर हम एंजाइम सप्लीमेंट की बात करें तो हर एडल्ट बंदे के लिए, हर हेल्दी एडल्ट बंदे के लिए ज़रूरी नहीं है। एंजाइम्स खुद ब खुद बन रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर इफ़ यू आर हेल्दी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब कोई पेशेंट ऐसा बन गया जिसकी गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा, जिसके पैंक्रियास काम नहीं कर रहे, जिसकी गट हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो पा रही, डिस्टर्ब हो गई है, उसमें फिर आपको कुछ ना कुछ एंजाइम्स लेने पड़ते हैं। बट ये सारा कुछ फिजिशियन देख रहे होते हैं। तो फिजिशियन अगर आपको रेफ़र करेंगे तो फिर आप एंजाइम सप्लीमेंट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है मैम, जैसे कि आपको पता है कि जब हम रोज़ा खोलते हैं समोसे, पकोड़े और सारी तली हुई और मिर्चों वाली चीज़ें खाने का हमें दिल कर रहा होता है, और पाकिस्तानी तो बहुत शौक से खाते हैं, और इसकी वजह से एसिडिटी के प्रॉब्लम, हार्ट बर्न के प्रॉब्लम, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए?
एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट इज़ कि आप मील को पार्ट्स में लें। जैसे पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि आपने पूरा दस्तरखान लगाया और जब तक वो ख़त्म नहीं हुआ आप उठे नहीं, और चाहे मगरिब की नमाज गुजर भी गई है तो विच इज़ वेरी वेरी बैड। तो आपको अपने मील को पार्टीशन में लेना है, पार्ट्स करके 4 to 6 पार्ट्स में अगर आप मील ले रहे हैं तो वहाँ पे एसिड रिफ्लक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आप पानी ज़्यादा लें, उससे एसिड रिफ्लक्स कम हो जाएगा। मेजर चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि मैंने ये चीज़ बहुत नोट किया कि पाकिस्तान में जब इफ्तार का दस्तरखान लगता है तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक क्लास भी मौजूद होती है, स्पेशली इन समर्स। तो ये जितने भी बेवरेजेस हैं ये आपके एसिड रिफ्लक्स को इंक्रीज़ करते हैं या एसिड को वापस मुंह की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है, स्टमक से मुंह की तरफ। वो आपको एसिडिटी कॉज करता है और वो डैमेज करता है आपकी गट हेल्थ। ठीक है, तो बेवरेजेस नहीं लेने, स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए, फ्राइड फूड नहीं लेना चाहिए। इन सब से आपकी जो गट हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है। मैम जैसे प्रीवियस डिस्कशन में आपने ये जिक्र किया था कि ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल और हमारी डाइट की वजह से कॉन्स्टिपेशन के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रमज़ान के अंदर रिपोर्ट हो रहे होते हैं, तो इसका हल क्या है, इसको कैसे क्योर किया जाए? कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं आपको 3 F's बताऊंगी, आपका फ्लूइड, आपका फाइबर और आपकी फूड एक्टिविटी। फ्लूइड क्या कि आप अपनी हाइड्रेशन को इंक्रीज़ करें, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। फिर आपके आ जाते हैं फाइबर्स की अभी हमने जैसे बात की है कि 2 तरह के फाइबर्स हैं, सॉल्युबल फाइबर्स, इनसॉल्युबल फाइबर्स, दोनों का होना मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन दोनों का भी बैलेंस नहीं होगा तो आपको गट हेल्थ में इश्यूज़ आते हैं, ब्लॉटिंग आती है। फिर तीसरी चीज़ है फूड एक्टिविटी। फूड एक्टिविटी क्या है कि आप अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। अगर आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल गुजारेंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगी, तो अगर आप इन 3 F's पे काम करें तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। ठीक है, और बहुत रेयर केसेस में डायरिया भी रिपोर्ट हो रहा होता है रमज़ान के अंदर, तो उसका भी क्योर आप बताएं? यस, डायरिया काफ़ी बार रिपोर्ट होता है। और असल डायरिया होता क्यों है रमज़ान के लिहाज से अगर बात की जाए, बहुत सारे लोगों को आदत होती है स्पाइसी फूड लेने की या बिंज ईटिंग की, उसकी वजह से गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। और जैसे रमज़ान में आपका एक रिस्ट्रिक्टिव टाइमिंग है, आपने सहरी के टाइम खाया, आपने इफ्तार के टाइम खाया, तो उसकी वजह से आपकी स्टार्टिंग में अगर हो रहा है फर्स्ट 3-4 डेज़ 5 डेज़, उसकी बात मैं ऐसे कहूँगी कि वहाँ पे गट अपने आप को रिज़ॉल्व कर रही होती है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि वो अपने आप को अडॉप्ट कर रही है उस रमज़ान को। लेकिन अगर आपको बार बार हो रहा है तो फिर आपको देखना चाहिए कि खाना आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपने कोई ऐसा फूड ले लिया है जिसकी वजह से डायरिया हो रहा हो। तो डायरिया यस इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस वजह से कि ये आपको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की तरफ भी लेके जा सकता है, सीवियर डायरिया भी हो सकता है। तो उसमें फिर आपने अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना होता है, ORS लेना होता है। आप होममेड ORS भी ले सकते हैं, आप मार्केट बेस्ड ORS भी ले सकते हैं। आप फ्लूइड की इंटेक इंक्रीज़ करें, इलेक्ट्रोलाइट्स का इंटेक इंक्रीज़ करें, तो उससे आप डायरिया से बच सकते हैं। डायरिया के लिए जो फूड है उसके लिए सॉफ्ट फूड लें, बनानास लें, आप खिचड़ी लें, तो उससे बेटर हो जाएगा। ठीक है मैम अब थोड़ा सा हम हाइड्रेशन स्केड्यूल के बारे में बात कर रहे थे बिटवीन मगरिब एंड फजर। पानी को किस तरीके से डिवाइड किया जाए कि मतलब उसका इंटेक कैसे किया जाए? पानी का इंटेक मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 2 लीटर्स, ठीक है। अब उसको लेना कैसे चाहिए, आप उसको डिवाइड करें अपने सहरी और अफ्तार के टाइम पे। सहरी के टाइम पे पोर्शन कम और अफ्तार के टाइम से पोर्शन ज़्यादा। मतलब आपने प्री सहरी लिया और पोस्ट सहरी 1-1 गिलास ले लिया, फिर उसके बाद आप अफ्तार के टाइम पे, फिर पोस्ट अफ्तार, फिर आप प्री तरावी ले लो, फिर पोस्ट तरावी ले लो, और आखिर में अगर आपको कोई और मेडिकेशन यानी यूरेसिस की मेडिकेशन कोई नहीं ले रहे हो तो आप रात को भी 1 गिलास लेके पानी पी के सो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है मैम इसी के साथ साथ मुझे आप बताएं कि कैफ़ीन, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और गैसेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे चाय, कॉफ़ी, सोडास बहुत पिए जाते हैं कि अफ्तारी के बाद सोडा पीने जा रहे हैं, अफ्तारी के बाद 2-3 दफ़ा चाय पी लेनी है, तो उससे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं? अगर हम कैफ़ीन की बात करें, कैफ़ीन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ टी एंड कॉफ़ी। ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, ये यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहा है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा करवा रहा है। तो अगर आप कैफ़ीनेटेड
ड्रिंक्स लेंगे, यानी चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, यस इट कॉज डिहाइड्रेशन। तो मॉडरेशन इज़ द की कि आपका बहुत दिल कर रहा है, आप 1 कप सुबह ले लो और 1 कप शाम में ले लो, इट्स इनफ। फिर अगर हम बात करें सोडाज़ की, तो ये सोडाज़ आपके एसिड रिफ्लक्स को भी इंक्रीज़ करते हैं, ये सोडाज़ आपके गट हेल्थ को भी डेंजरस लेवल पे लेके जाते हैं। ये सोडाज़ आपके म्यूकस लेवल, जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है गट के अंदर, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सोडाज़ वगैरह नहीं लेने चाहिए। उससे बेहतर है कि आप घर में पानी के साथ पानी के अंदर कोई भी शरबत, और शरबत भी इतना कि उसमें चीनी कम से कम मौजूद हो। तो ये ब्रेवरेजेस और कैंस वगैरह नहीं लेने चाहिए। ठीक है मैम, मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगी और आपने मुझे उनमें बताना है कि हमारी गट के लिए कौन सा ज़्यादा मुफीद है। उसके अंदर मैं हाइड्रेटर्स का नाम लूँगी, वाटर, सूप या फ्रूट्स। हमारी गट की हेल्थ के लिए इनमें से कौन से ऐसे हाइड्रेटर्स हैं जो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं? मैं इसको 1 2 3 पे लूँगी। पहले ही हमारा पानी, ठीक है, पानी एक नेमत है और वो प्रॉपरली आपको हाइड्रेट करें। सेकंड पे आप सूप्स ले सकते हो, ठीक है, सूप्स आपको लो सॉल्ट सूप अगर होगा तो वो आपकी हाइड्रेशन को इंक्रीज़ करेगा। और थर्डली फिर आप फ्रूट्स वगैरह लोगे, फ्रूट्स में विटामिन्स वगैरह भी मौजूद होंगे, फ्रूट्स में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी मौजूद होते हैं, वो आपकी वाटर की इनटेक को भी इंक्रीज़ करते हैं, वो हाइड्रेशन कॉज करते हैं। जैसे अगर हम गर्मियों वाले रमज़ान की बात करें तो उसमें आप वाटरमेलन वगैरह ले सकते हो, और अगर अभी जैसे सर्दियों का रमज़ान चल रहा है तो आप ऑरेंजेस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है मैम, अब मैं आपके साथ एक क्विक फायर राउंड करूँगी और मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी और आपने मुझे क्विकली उसका जवाब देते जाएंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो प्रोबायोटिक्स हैं उनको हम फास्टिंग के दौरान लेते हैं तो क्या वो ब्रेक कर देते हैं हमारा फास्ट? नहीं, अगर आप फास्टिंग के दौरान ले रहे हैं तो फिर तो ब्रेक करेगा, क्योंकि अगर लिक्विड ले रहे हो या कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हो तो ये आपका ब्रेक करेगा। हाँ, अगर आपने सहरी के टाइम पे ले लिया और अफ्तार के टाइम पे और अफ्तार के बाद ले लिया तो आपका ब्रेक नहीं होगा। ठीक है मैम, अब आप मुझे ये बताएं कि बेस्ट टाइम जो है वो एसिड सप्रेसिंग मेडिकेशन लेने का वो कौन सा है? PPIs। एसिड सप्रेसिंग मेडिकेशंस PPIs जैसे ओमेप्राजोल है, पेंटोप्राजोल है, इसके लिए अगर आपको डॉक्टर ने 1 टाइम रिकमेंड किया है, 1 a day, 1 टाइम, दिन में 1 टाइम, तो फिर आपको बेहतर रहेगा कि आप सहरी से आधा घंटा पहले ले लो। ठीक है। और अगर 2 टाइम्स अ डे गिवन है तो फिर आप ऐसा करो कि सहरी के टाइम वही आप अपनी सहरी से पहले 20 से 25 मिनट पहले, और अफ्तार के बाद, अफ्तार के टाइम पे आप ऐसा करो कि अपना रोज़ा आपने खोल लिया 1 से 2 डेट्स के साथ, और फिर साथ थोड़ा सा पानी पी लो, अच्छे से च्यू करके उसको खा लो। उसके बाद आप अपनी PPI ले लो, फिर 20 से 25 मिनट आप वेट कर लो, आपकी जो मेडिसिन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी बॉडी में, और फिर आप अपना पूरा अफ्तार कर सकते हो। ठीक है मैम, आप मुझे ये बताएं कि ड्राई माउथ जो होता है वो डाइजेशन को ड्यूरिंग रमज़ान फास्टिंग के दौरान जो हमारा मुंह सूख जाता है वो डाइजेशन को अफेक्ट करता है? नहीं, वो डाइजेशन को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये चीज़ इस तरह से है कि उस वक्त आपकी डाइजेशन स्लो डाउन हो चुकी होती है। जो आपने खाना खा लिया उस वक्त का वो खाना यूटिलाइज़ हो जाता है। अगर हम बात करें मिड डे की, 12 तक 1 बजे तक आपका खाना वो एब्जॉर्ब हो चुका है, वो यूटिलाइज़ हो चुका है। फिर जो अगर ड्राई माउथ आपको फील हो रहा है वो अल्टीमेटली आपकी गट हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा। हाँ, उस वक्त मेटाबॉलिज्म और तरह की स्टार्ट हो जाती है, फिर वो फैट्स की मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है। तो ये ड्राई माउथ आपकी इफ़ेक्ट नहीं कर रहा गट हेल्थ को। ठीक है मैम, एक ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन एकदम से मेरे जहन में आ गया। वो ये है कि आई हैव हर्ड दैट यू आर लीडिंग द हेल्थ एंड वेलनेस क्लब विच इज़ अंडर द अम्ब्रेला ऑफ फार्मडी डिपार्टमेंट, इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। कैन यू एलैबोरेट विच एक्टिविटीज़ यू आर डूइंग इन दैट क्लब and what is the benefit of that activities for the students and for the general public? अच्छा, इकरा यूनिवर्सिटी में बहुत सारे क्लब्स काम कर रहे हैं, जिसमें आपके पैट्रन्स और को पैट्रन फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, और फिर 7 स्टूडेंट्स होते हैं। वहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, एग्जेक्टिव मेंबर्स होंगे। तो ऐसे इनकी हायरार्की बनती है। तो हर क्लब का अपना एक मोटो होता है, विजन होता है, जिसके ज़रिए वो अपना काम कर रहे होते हैं।
हेल्थ एंड वेलनेस की बात करूं तो ये प्रॉपरली आपकी हेल्थ पे और आपकी वेलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने मेडिकल कैंप्स करवाए हैं, हमने सेमिनार सेशंस करवाए हैं, हम 1-to-1 सेशंस करवाते हैं। जैसे इस रमज़ान भी हमारा इरादा है, लेकिन पिछले रमज़ान भी हमने 1-to-1 सेशन किया था और उसमें हमने डाइट प्लान दिया था। हर बंदे को उसका अपना डाइट प्लान अकॉर्डिंग टू देयर BMI, अगर हम रमज़ान की बात करें। उसके अलावा रमज़ान के अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं। हम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से बाहर भी लेके जाते हैं ताकि वो मेडिकल कैंप्स लगाएं, वहाँ पे काउंसलिंग करें, जनरल अवेयरनेस दें। तो इसके ऊपर हम काम करें। थैंक यू सो मच मैम। कंटिन्यूटिंग विद आवर सेशन मैम, ये है कि जो डेट्स होती हैं वो ब्लोटिंग के लिए गुड होती हैं या बैड होती हैं? यूजुअली क्योंकि रोज़े के अंदर ब्लोटिंग हो जाती है, तो डेट्स खाने से क्या इफ़ेक्ट होता है ब्लोटिंग पे? अच्छा, डेट्स अगर आप मॉडरेशन में ले रहे हो तो वो आपको ब्लॉटिंग नहीं करते। आपने 1 से 2 डेट्स ली, 3 to 4 डेट्स ले ली, दे आर इनफ। आप उनको अच्छे से च्यू करो और आराम से खाओ तो आपको ब्लॉटिंग नहीं करेगा। हाँ, कुछ फूड्स ऐसे हैं जो ब्लॉटिंग करते हैं, जैसे कुछ लोगों को दालें जो हैं वो ब्लॉटिंग कॉज करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है कि साथ आप लहसुन लो, तो फिर वो ब्लॉटिंग नहीं करेगा। या कुछ लोगों को साग वगैरह के साथ ब्लॉटिंग होती है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उन फूड्स को अवॉइड करें जो आपको पर्टिकुलरली ब्लॉटिंग कॉज करते हैं। और ये वो पेशेंट्स होते हैं जिसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस आ सकती है, उनको ब्लॉटिंग का इशू रहता है अगर वो दूध से बनी कोई चीज़ ले लें लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से, या कोई और आपकी गट हेल्थ इशू है जिसकी वजह से ये ब्लॉटिंग हो रही होती है। मैम, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हर्बल एड्स फॉर गैस, जैसे फेनल, जिंजर, पेपरमिंट? यस, ये टीज़ जो हैं वो फेनल टी है या जिंजर टी है, ये आपकी ब्लॉटिंग को इम्प्रूव करते हैं, लेकिन अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में ले रहे हो, ठीक है। अगर आपने शाम को जैसे अफ्तार किया उसके बाद आप लेना चाह रहे हो, या रात को सोने से थोड़ी देर पहले, घंटा 2 घंटे पहले आपने अगर ये टीज़ ली हैं, जिंजर टी ले लिया आपने फेनल टी ले लिया है, तो वो मिंट टी ले लें लेकिन मॉडरेशन में, तो उससे आपकी गट हेल्थ इम्प्रूव होती है। Ma'am, can you name some red flags to stop fasting? यस, रेड फ्लैग्स आते हैं और सिविरिटी आती है। सिविरिटी आपको सिम्टम्स क्या शो हो सकते हैं, वो ये है कि अगर पेशेंट आपका कन्फ्यूजन स्टेट में चला गया है, या फेंट होने लग गया है, या उसके जिस्म में कपकपाहट शुरू हो गई है, या ठंडे पसीने आने लगे हैं, या उसके बोलने में मसला आ रहा है, या चेस्ट पेन शुरू हो गया है, कार्डिक कोई इशू शुरू हो गया, तो वहाँ पे रोज़े को तोड़ देना चाहिए। Okay, thank you so much, ma'am. Again, your session was so valuable and so informative. And thank you for joining us. Any message for our audience? मेरा मैसेज ऑडियंस के लिए यही है कि अपना बैलेंस फूड लें ताकि आपकी गट हेल्थ प्रॉपर रहे। अगर प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है तो फूड प्रोबायोटिक्स लें, जैसे दही है, और फिर आप फर्मेंटेड राइस ले सकते हो, फर्मेंटेड पिकल्स ले सकते हो, अचार ले सकते हो। लेकिन अगर कोई प्रोबायोटिक आपने लेनी है, मार्केटेड प्रोबायोटिक्स, तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्टर के साथ रुजू करना चाहिए। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, listeners. Ramzan Mubarak. Allah Hafiz.